हाँ जी साहब, आज हम एक बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका कंसेप्ट हम यूज कराएंगे इकोसिस्टम जब पढ़ाएंगे इकोलॉजी में। अब देखिए, इस बैच में कई सारे बच्चे हमसे इकोलॉजी पहले भी पढ़े हुए हैं। अब लेकिन जो जहां पर हमसे पढ़े हुए हैं, पहले हम कहीं पे इंडिविजुअल थोड़ी पढ़ाते थे, कोचिंग के दबाव में पढ़ाते थे, जिस टाइप से सिलेबस खत्म करना होता था कर देते थे। इस बार आप इकोलॉजी पढ़ेंगे ना, इस बार कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, हमसे इंडिविजुअल आप पढ़ रहे हैं ना, आपको पता चलेगा कि लेवल क्या होता है बायो का। सच बता रहे हैं, आपको इकोलॉजी भी इस बार फील कराएंगे, फील कराएंगे, फील व्हाट इज इकोलॉजी, फील कीजिएगा आप। तो ये कंसेप्ट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरे इकोसिस्टम का बेस है। इकोसिस्टम में, पूरे इकोसिस्टम में यही बातें करते हैं, आप एनर्जी के फ्लो की बात करते हैं और ये भी प्रूफ करते हैं कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे फॉलो कर रहा है। जो बच्चा आज का लेक्चर ध्यान से सुन लेगा उसको इकोसिस्टम में मजा आने वाला है। 1 महीने बाद इकोलॉजी भी स्टार्ट होगा जेनेटिक्स के बाद, इसीलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। और इस कंसेप्ट में कुछ नया नहीं है। मैं सच बताऊं, हेडिंग का नाम आप क्या देख रहे हैं लिखा हुआ, फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब लिविंग वर्ल्ड में फ्लो ऑफ एनर्जी। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप पहले भी बताए हुए हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होता है इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से, और एक फास्फोराइलेशन डिफास्फोरेशन, हाँ उसी के मदद से होता है, सच बात है। लेकिन हम आज बताने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड में चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पर फ्लो ऑफ एनर्जी हो, चाहे सेल लेवल पर हो, चाहे ऑर्गेनिज्म लेवल पर हो, चाहे इकोसिस्टम लेवल पर हो, एनर्जी का फ्लो जो होता है वो एक किसी पर्टिकुलर चीज के जर्नी की वजह से होता है। और वो क्या है पता है? वो इलेक्ट्रॉन है। मैं पता है इस पूरी हेडिंग को अगर मैं देसी वर्जन में हेडिंग डालना चाहूंगा तो पता है क्या लिखूंगा? इस पूरे के पूरे हेडिंग को मैं एक लाइन में अगर लिखना चाहूंगा तो लिखूंगा इलेक्ट्रॉन की पानी से पानी तक की यात्रा। और इस यात्रा को भी आपको भी करना है, इलेक्ट्रॉन की पानी से पानी तक की यात्रा। सच मानिए, अगर इस यात्रा को आप समझ गए ना तो मतलब आप ना बायोलॉजी को मतलब कि एक साइंस के ब्रांच के जरिए देखेंगे, नहीं तो आप बायोलॉजी को आर्ट्स के एक ब्रांच हिस्ट्री की तरह जरिए से देखते ही हैं, रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब आप समझ जाएंगे यार ये पूरा लिविंग वर्ल्ड तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चल रहा है। ये पूरे लिविंग वर्ल्ड में तो एनर्जी आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन अपनी यात्रा करता है पानी से पानी तक। हाँ ये सच बात है कि जर्नी इलेक्ट्रॉन की 2 तरीके की होती है, एक होती है शॉर्ट जर्नी, एक होती है लॉन्ग जर्नी। तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको छोटी यात्रा, क्यों छोटी अभी आपको दिख जाएगा, और एक बड़ी यात्रा। देखिए, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं पहले वो जानते हैं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर आप हिंदी में लिख रहे हो, क्या हिंदी में पढ़ा रहे हो, क्या देसी विदेशी? अरे भैया, सिलेक्शन ना देसी विदेशी से नहीं होता, सिलेक्शन कंसेप्ट से होता है ना। तो कंसेप्ट सीखिए आप, हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, आपको कंसेप्ट कैच हो गया ना तो आपका सिलेक्शन है। अब बाकी हम अंग्रेजी में आके भोंक दें, हिंदी में शुद्ध हिंदी बोल दें, कोई मतलब नहीं है। जहां मुझे जो कन्वीनियंट लगेगा, जिस भाषा में आप एडेप्टेड हैं उसी भाषा में हम आपको सिखा देंगे, बस ये है मेरा। तो इलेक्ट्रॉन की पानी से पानी तक की यात्रा, एक छोटी यात्रा एक बड़ी यात्रा। तो आइए आपको छोटी यात्रा कराने को ले चलते हैं। सब लोग अपना अपना बैग तैयार कीजिए और अपना पानी वानी ले लीजिए, गर्मी का दिन है और छोटी यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत खाना पानी ले लीजिए, बड़ी यात्रा पे निकलेंगे तो उसका खर्चा हम उठाएंगे। छोटी यात्रा, ठीक है? चलिए टूर पे, और चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ। पहले बता देते हैं ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलने वाला है, ताकि आपको पता तो हो कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी। यही नहीं पता होगा तो क्या करोगे यार, तो फिर जर्नी कहाँ करोगे? तो पहले पता तो हो जर्नी कहाँ से हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की ये जर्नी किसी एक प्लांट के लीफ से होगी। तो मैं एक ग्रीन प्लांट का एक प्यारा सा लीफ बना रहा हूं आपके सामने, दिस वन, एक प्यारा सा लीफ बना दिया मैंने, ये लो, एकदम प्यारा सा सुंदर सा ये लीफ, ठीक है? और इस लीफ में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लो नीचे डंठल भी टाइप, थोड़ा सा डंठल टाइप का भी बना देता हूँ, ये लो। इस लीफ के अंदर जो लोग मुझसे एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, खत्म हो चुका, आपको पता है कि इस लीफ के अंदर कई प्रकार के सेल होते हैं। उसी में से एक सेल होता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। जो एनाटॉमी नहीं पढ़े हो घबराओ मत, आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा जब तो आपको पता चल जाएगा। बस आप तो बस इतना ही कैच कर लो अभी कि लीफ के अंदर मीजोफिल नाम का कोई एक सेल होता है, बस आप इतना तो कैच कर ही सकते हो यार अभी। बाकी एनाटॉमी पढ़ाने का समय थोड़ी है अभी, अभी तो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो आप।
तो लीफ के अंदर मैं एक मेसोफिल सेल बना रहा हूँ, सारा का सारा लेवलिंग भी करूंगा आपके सामने, डोंट वरी। ये मैं एक ऐसा एक मेसोफिल सेल नहीं होता, कई सारा होता है, और सिर्फ मेसोफिल सेल नहीं होता, कई सारा सेल होता है। मेरा काम यहाँ पर मेसोफिल सेल से, इसलिए मैंने मेसोफिल सेल बनाया है। मेसोफिल सेल के अंदर अब फिर वही चीज क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो लीजिए मैंने एक क्लोरोप्लास्ट दिखाया, दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये लो मैं उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दिखा दिया हूँ, ठीक है, आप फील कर पाओ इस चीज को। फिर आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कई सारे क्या होते हैं, थैलेक्वाइड होते हैं, और थैलेक्वाइड क्या करते हैं, आपस में मिल के ग्रेना बनाते हैं। तो दिस वन इज ग्रेना थैलेक्वाइड। उसी में से एक थैलेक्वाइड को थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं, ये लो, ठीक है। और ऐसे कई सारे ग्रेना होते हैं, ऐसे कई सारे ग्रेना होते हैं, मतलब ग्रेनम होते हैं, और ग्रेना मिलकर क्या बन जाता है, ग्रेना। और इन सबको जो है ये स्टोमा थैलेक्वाइड जोड़ के रखता है। तो ये तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट का वो भाग जो हमारे काम का है। इसको थोड़ा और बराबर, अरे यार क्या हो गया, रुक जा एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा बनाना है मुझे, मैं बना लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं बना लूंगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा खेल मुझे दिखाना है, ठीक है। तो इस वाले थैलेक्वाइड को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, बस दैट्स ऑल, इतना बड़ा कर दिए काफी है। और इसी सेल के अंदर लेवलिंग सारा करेंगे अभी, इसी मेसोफिल सेल के अंदर आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया हियर। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर दो ही ऑर्गेनेली होता है, हमें दो ऑर्गेनेली का काम है, इसलिए हम दो ऑर्गेनेली दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, आपको पता है ये सब बात, ठीक है। तो ये दिखाया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी आपको बीच में दिख ही रहा होगा, ये रहा। अब करते हैं इसका लेवलिंग, क्योंकि लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, बिना लेवलिंग के आप नहीं समझिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, पूरी यात्रा आपको कराएंगे। लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, अब ये मतलब यात्रा का नाम बोलते क्या होता है ना, बच्चा तुरंत एक्साइट हो जाता है, जल्दी जल्दी से गाड़ी खोलो सर। तो जब हम एक्साइट होते थे तो उस टाइम भी गाड़ी जल्दी नहीं खुलती थी। बचपन में टूर पे जाते थे ना स्कूल की तरफ से, तो 4 दिन पहले से पता होता है अनाउंसमेंट, टूर पे जाने वाले हैं, 4 दिन पहले से बैग वैग पैक करके रख लेते थे। और एक एक सामान 4 दिन तक ऐड होते रहता था उसमें, ये भी लेके जाएंगे, वो भी लेके जाएंगे, वो भी लेके जाएंगे। अब जिस दिन जाने की बारी है उस दिन स्कूल में 10 बजे टाइमिंग होता था बस का, और हम लोग सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे वहां। अब बस भी 6 बजे खड़ी मिलती थी, लगता था अब बस 2 मिनट में खुल जाएगी, अब 4 मिनट में खुल जाएगी, लेकिन बस खुलती थी 12 बजे। तो बस अब यात्रा तो मैंने आपको कह दिया, यात्रा अब कराऊंगा, तो थोड़ी देर आपका एक्साइटेशन वेट तो करे, यात्रा तो होगा ही होगा। लेकिन वो बस 12 बजे क्यों खुलती थी, सारे बच्चे को लेके चलती थी, बस में जो चीज लेना है वो सब लेके चलती थी। तो वही मैं कर रहा हूँ, अभी यात्रा करेंगे हम अभी, और यात्रा करेंगे बहुत स्पीड में, कुछ नो डाउट। लेकिन यात्रा के पहले बस पोछ पाछ लें, हवा हवा देख लें, तब ना यात्रा स्टार्ट होगा। तो वही कर रहे हैं अभी, लेवलिंग वेवलिंग पूरा एकदम समझ लें, तब यात्रा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये लाल वाली पूरी की पूरी क्या है, मेसोफिल सेल ऑफ ग्रीन प्लांट, बस मेसोफिल सेल ऑफ लीफ कह दो, मेसोफिल सेल ऑफ लीफ ये है। उसके अंदर ये आसमानी कलर की क्या है, ये पूरी की पूरी क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी, ये क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल वो आप जानते ही हो, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर है तो उसी का होगा यार, किसी और का थोड़ी होगा यार। उसके अलावा ये क्या है आपका, ये है ग्रेना थैलेक्वाइड। उससे पहले ये वाला दिखा देते हैं, दिस वन इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एंड दिस वन इज ग्रेना थैलेक्वाइड, ग्रेना थैलेक्वाइड, ठीक है। और फिर आपका ये पूरा का पूरा क्या साइटोप्लाज्म है ना, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। और ये आपका पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर तो आप होशियार हो ही,
माइटोकॉन्ड्रिया में इस वाली ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स लिख देता हूँ, तो आप समझ ही जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है तो ये ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है। उसमें मुझे ये दिखा देना है कि दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। और इसमें मुझे कुछ चीज जो दिखाना है वो मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप, ये गुलाबी वाली, ये गुलाबी, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट ईटीएस, है ना, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट ईटीएस, ठीक है। और ये पीला वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, ठीक है साहब। चलिए साइड में देखिए, यात्रा वात्रा कभी भी निकलता है, किन्हीं 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 न किन्हीं कृपा को लेकर ही निकलता है, ऐसे यात्रा नहीं निकाला जाता है, किन्हीं किन्हीं भगवान को लेकर साथ में चलते हैं हम लोग। ये क्या है, सूर्य भगवान है हमारे अपने, ठीक है, ये सन है, सनलाइट है भाई साहब, ठीक है, वो निकल रहा है लाइट, ये देखिए ये सनलाइट है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, सन है। चलिए साहब यात्रा शुरू करते हैं। पहले आप इस पूरी लेवलिंग को देख लीजिए, पानी, इस पूरी लेवलिंग को देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। बस नए बच्चों को एक चीज नया लग रहा होगा कि सर ये मीजोफिल सेल क्या है, तो मैं आपको बता दूं पूरा फोटोसिंथेसिस का खेल मीजोफिल सेल के अंदर होता है। बाकी डिटेल कहानी फोटोसिंथेसिस में बताते हैं, और लीफ का पूरा स्ट्रक्चर वही एनाटॉमी में। तो यात्रा करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए साहब हुआ क्या, यात्रा का नाम है छोटी यात्रा, और ये छोटी यात्रा किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, पानी से पानी तक की यात्रा है, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं, ये जिस भी प्लांट की लीफ है, प्लांट की रूट ने धरती से, प्लांट की रूट ने धरती से वाटर को एब्जॉर्ब किया होगा, और फिर आपको ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ाते हैं कि उस वाटर का एब्जॉर्प्शन के बाद उस पानी का पूरी की पूरी प्लांट पार्ट्स में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये पानी जब एब्जॉर्ब हुआ तो लीफ के पास भी पहुंचा, और फाइनली वो पानी लीफ में जहां उसको काम आना है, वो पानी कहां पहुंच गया, इस थैलेकॉइड, जो ग्रेना थैलेकॉइड है उसकी ल्यूमेन में वो पानी पहुंच चुका है। कोई डाउट इसमें, कहानी स्टार्ट हो रही है। अरे भाई ये थोड़ी है कि आप जर्नी आपके स्कूल से निकल रही है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मतलब कि नालंदा घूमने के लिए, सॉरी वहां जाने के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि बस आपके घर से खुलेगी, है ऐसा है क्या भाई, बस बस तो स्कूल से खुलेगी ना, तो यात्रा तो वहीं से स्टार्ट होगी ना। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि स्कूल में बस आई कहाँ से है, तो पता चला फलाने चौक पर से ये बस आई है वहां, और वहां से यात्रा स्टार्ट होगी। तो नो डाउट यात्रा ग्रेना थैलेकॉइड से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर से जिस चीज का यात्रा हम स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर कैसे आया। तो ये वाटर यहाँ पे फाइनली यहाँ से आया है। हाँ नो डाउट कि यात्रा कंप्लीट होने के बाद रात को वो बस वहीं आएगी, और फिर फाइनली जो है वो बस अपने जगह पर चली जाएगी। ये सच बात है, मतलब वो पानी जहां से अभी चला है, फाइनली पानी को वहां पहुंच जाना है, ये सच बात है, और पहुंचेगा भी, देखिएगा यात्रा कंप्लीट होने के बाद। तो कुल मिलाकर अभी तक तो आपने ये सीखा कि प्लांट की रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लांट के ये मीजोफिल सेल जो आप देख रहे हो, ये CO2 को भी अपटेक करते हैं एस्टोमेटा के थ्रू। ये बात भी आपको हम ट्रांसपायरेशन में पढ़ाए हुए हैं कि जब एस्टोमेटा खुलता है तो वाटर और निकलता है और CO2 अपटेक होता है। तो वो CO2 कहाँ आता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। वो CO2 आ जाता है यहाँ एस्ट्रोमा में। बोलो इतना बात अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। CO2 कहाँ आ चुका है, एस्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल की एस्ट्रोमा में, और वाटर कहां पहुंच चुका है, ग्रेना की थैलेकॉइड, मतलब कि ग्रेना थैलेकॉइड की ल्यूमेन में। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? करें स्टार्ट यात्रा। यस सर। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, भगवान की कृपा बरसी,
और भगवान की कृपा कैसी, अपरंपार जो बरस रही है लगातार। और भगवान की कृपा में है बहुत सारे रंग। बहुत सारे रंग का मतलब क्या, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, और उसकी वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर। इसलिए भगवान की कृपा में बहुत सारे रंग। अपरंपार मतलब ये सब पे बरसती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो सिस्टम 1 पे बरसेगी, 2 पे बरसेगी, नहीं, सब पे बरसेगी। और लगातार, ऐसा नहीं है कि बरसा के रुक जाएंगे, नहीं, कंटिन्यूअस लाइट फॉल हो रही है। तो जब भी लाइट आना स्टार्ट हुई तो भगवान की कृपा बरसना स्टार्ट हुई, और जब भगवान की कृपा गिरी इस ग्रेना थैलेक्वाइड की फोटो सिस्टम 2 पर, तो इससे निकला इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन भगवान की कृपा को जैसे ही लेकर निकला तो फोटो सिस्टम 2 में हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्रिएट। तो ये फोटो सिस्टम 2 अपने ऑक्सीडाइजिंग पावर को यूज करके इस वाटर को तोड़ दिया और उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया। फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है भगवान की कृपा को लेकर, भगवान की कृपा का मतलब क्या, लाइट एनर्जी। भगवान की कृपा को लेकर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, क्या उसी की वजह से वाटर स्प्लिट हुआ, यस और नो, यस और नो, यस क्या उसी की वजह से, क्या उसी की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और इलेक्ट्रॉन का फ्री एनर्जी निकला, यस और नो। कुल मिला के भगवान की कृपा से यात्रा शुरू तो हो गई है। लो, इलेक्ट्रॉन पानी से अपनी यात्रा शुरू कर दिया है। कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं वो यही है, क्योंकि ये फोटो सिस्टम सेकेंड ने जो अभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है, कल जब रात को फोटोसिंथेसिस रुका होगा शाम को, तो कल शाम को किसी न किसी वाटर का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रुका होगा। मानते हो बात, मानते हो बात। और आज शाम को जब 6 बजे रुकेगा फोटोसिंथेसिस, तो फिर किसी न किसी वाटर का इलेक्ट्रॉन आके यहाँ ठहरेगा, ठहरेगा। तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन तो पानी का ही है, कुल मिला के इलेक्ट्रॉन तो पानी का ही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा साहब, वही, ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूटिलाइज करके इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे, किसकी मदद से, वही मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर प्लास्टोक्विनोन की मदद से खूब सारी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएंगे। वाटर के टूटने से भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। फाइनली जब बहुत सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तब तक पहुंच चुका होगा बीच में अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर को होते हुए, फोटो सिस्टम 1 को होते हुए, फाइनली फेराडॉक्सिन के पास। और जब इतने सारे प्रोटॉन इस बीच में ग्रेडियंट बनाए होंगे, तो वो सारा प्रोटॉन फिर ल्यूमेन से निकल के स्ट्रोमा में ही आएगा, और फाइनली स्ट्रोमा में बन जाएगा NADPH2, क्योंकि वो प्रोटॉन फाइनली NADP को ही मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन भी NADP को ही मिलेगा, और इस दौरान ATP भी बन जाएगा। ये सारा खेल प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान हुआ है। और इस दौरान आप एक बात गौर कर पाए, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की मदद से प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्रिएशन हुआ, और फाइनली वही इलेक्ट्रॉन इस NADPH2 में आके कंजर्व हो गया। उसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन भी मिला है NADP को, मतलब H+ भी मिला है। कुल मिला के अब वो इलेक्ट्रॉन की फ्री एनर्जी NADPH2 और ATP में कंजर्व हो गई, क्योंकि ATP भी तो उसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की वजह से ना बना, पूरा केमियोस्मोसिस समझाए हुए। कुल मिला के यदि मैं कहना चाहूं तो अब वो भगवान की कृपा मतलब लाइट एनर्जी NADPH2 और ATP में कंजर्व हो गई है, क्योंकि NADPH2 ATP उसी इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, जो वाटर के ऑक्सीडेशन से आया था भगवान की कृपा को लेकर, उसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की वजह से मदद से बना है। अब ये CO2 प्लांट ने लिया था स्टोमा के अंदर, और इस NADPH2 ATP को यूटिलाइज करके इस CO2 का रिडक्शन कराएगा। बार बार कह रहे हैं रिडक्शन डार्क रिएक्शन फेज में होता है, जिसमें इस एसिमुलेटरी पावर, इसको बोलते हैं NADPH2 ATP को एसिमुलेटरी पावर। ये NADPH2 और ATP का यूटिलाइज करके CO2 का रिडक्शन करके ना सिर्फ ग्लूकोज, ना कि सिर्फ ग्लूकोज, बल्कि
वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे जिसमें CH और O है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां बनेंगे? इस क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में ही बनेंगे। और अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये प्लांट अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अलग अलग सेल को, हर प्लांट पार्ट के अंदर हर सेल को ट्रांसपोर्ट कर देगा। फाइनली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट के हर सेल तक पहुंच जाएगा। हर सेल के अंदर वही कार्यक्रम चलेगा जो अब आगे इस मीजोफिल सेल के अंदर चलेगा। तो क्या चलेगा? तो आइए देखते हैं। सिंथेसिस फेज खत्म हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है, फोटोसिंथेसिस खत्म हुआ। ये पूरा फोटोसिंथेसिस भगवान की ही कृपा से हो पाया है। और अब आगे नीड है सेल रेस्पायरेशन की, वो भी भगवान की ही कृपा से होता है। आइए समझाते हैं कैसे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हर सेल को पहुंच चुका है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मीजोफिल सेल के अंदर भी रहा है, क्योंकि मीजोफिल सेल को भी एनर्जी चाहिए अपना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए। तो अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोप्लास्ट से निकल के मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो गया हाइड्रोलाइसिस। ना सिर्फ उससे ग्लूकोज बल्कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सब कुछ मिला है। अभी अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो भगवान की कृपा छुपी थी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड बना ही था इस NADPH2 और ATP के एनर्जी के मदद से। कुल मिला के NADPH2 वाली इलेक्ट्रॉन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के CH बॉन्ड में कंजर्व हो गई थी और ATP के PH बॉन्ड में। उस एनर्जी को भी अब CH बॉन्ड में ही कंजर्व कर दिया गया है। जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, आपने नहीं मीजोफिल सेल ने अपने साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस कराया, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल पाया। और अब भगवान की कृपा इस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में दिख रही है, क्योंकि इन सभी में CH बॉन्ड है। भले ही ये उनके सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करता था। क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब भगवान की कृपा मतलब लाइट एनर्जी, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है इस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये मीजोफिल सेल में इस ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का डिफरेंट स्टेप पर डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोकेशन पर होगा सेल रेस्पायरेशन। और साइटोप्लाज्म के अंदर फाइनली सब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब भगवान की वो कृपा, कौन कृपा? इलेक्ट्रॉन ने जो फ्री एनर्जी को लेकर लाइट एनर्जी की मदद से आया था वाटर के ऑक्सीडेशन से, वो पायरुविक एसिड और NADH2 में दिख रहा है। NADH2 शटल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इसके लिए तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबल है, पायरुविक एसिड आ गया। यहां चलेगा लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल। फाइनली पायरुविक एसिड से क्या मिलेगा? उसी मैट्रिक्स में आपको और NADH2 और FADH2 मिल जाएगा। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन फ्री इलेक्ट्रॉन? जो आया था भगवान की कृपा को लेकर वाटर की ऑक्सीडेशन से। अब फाइनली वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस NADH2 और FADH2 में है। कुल मिला के वो भगवान की कृपा, कौन भगवान की कृपा? लाइट एनर्जी, जिसको लेकर आया था फ्री इलेक्ट्रॉन। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही NADH2 FADH2 में है, तो कुल मिला के अब लाइट एनर्जी NADH2 FADH2 में आ गई है। और अब O2 की प्रेजेंस में जो एक फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, O2 की प्रेजेंस में इस NADH2 FADH2 से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिया जाएगा किसको? O2 को। तो O2 बन जाएगा वाटर। और इस मीजोफिल सेल को क्या मिलेगा? इनके ऑक्सीडेशन से ATP। इस ATP से मीजोफिल सेल अपना क्या चलाएगा? मेटाबॉलिज्म। जहां जहां एनर्जी चाहिए वहां वहां PH बॉन्ड तोड़ के एनर्जी पाएगा। मैंने ये भी आपको सिखाया है। सेल ने क्या पाया? मीजोफिल सेल ने इतना करा के क्या पाया? ATP पाया और अपना मेटाबॉलिज्म चलाया। आप गौर कीजिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला था पानी से, फाइनली वो इलेक्ट्रॉन तो पानी में ही आके कंजर्व हो गया है। इस दौरान पानी से पानी तक की इलेक्ट्रॉन के यात्रा से यात्रा कराने वाले को क्या मिला? ATP।
यात्रा कराने वाले को क्या मिला? एनर्जी। यात्रा कराने वाले को क्या मिला? जिंदगी। यात्रा कराने वाले को क्या मिला? लाइफ। यात्रा कराने वाले को क्या मिला? इस दुनिया को देखने का मौका मिला। और इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? कुछ नहीं, भगवान की कृपा लेकर चले थे, फाइनली वाटर में आ गए हैं। ये वाटर अगर यहाँ से निकल जाएगा तो फाइनली यहाँ अगर पहुंचता है तो फिर से उसका वही होना है। भगवान की कृपा को लेकर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने फ्री एनर्जी के माध्यम से एटीपी दिलाता रहेगा। देखिए कितनी छोटी सी जर्नी है। मुझे कोई बच्चा बताओ, आपको क्या लगता है कि ये पूरा खेल इस लाल घेरे के अंदर, मतलब मीजोफिल सेल के अंदर जो हुआ है, क्या ये पूरा खेल सिर्फ मीजोफिल सेल के अंदर होगा या हर सेल के अंदर होगा? अरे बोलो जल्दी से, आवाज कट रहा है, बोलो। हर सेल में नहीं होगा। इरहान का कहना है हर सेल में नहीं होगा। चलो, और किसी का क्या कहना है? अरे सेल सेल बताओ, सेल। प्लांट के हर सेल में होगा सर। प्लांट के हर सेल में होगा। अतीक का क्या कहना है? हाँ सर, प्लांट के हर सेल में होगा। तुम्हारा क्या कहना है? हर्ष का क्या कहना है? नो सर, ये पूरा कहानी हर सेल में नहीं होगा। तो अब फोटोसिंथेटिक सेल में होगा। सही पकड़ा है, बिल्कुल सही पकड़ा है। ये पूरा कहानी केवल फोटोसिंथेटिक सेल में होगा जो कि मीजोफिल सेल है। लेकिन ये आधी कहानी हर सेल में होगा। ये आधी कहानी हर सेल में होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हर किसी को पहुंचा देगा फोटोसिंथेटिक सेल बना के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। लेकिन ये पूरी प्रोसेस हर सेल में नहीं होगा, सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल में होगा। लेकिन ये तो पूरी कहानी हर सेल में ही होगा। और ये पूरी कहानी कैसे होगा हर सेल में? क्योंकि कहानी स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आया, एनर्जी कहां से आई? अरे भैया फोटोसिंथेसिस से आई यार। फोटोसिंथेसिस द्वारा एनर्जी, लाइट एनर्जी कंजर्व हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड के फॉर्म में, और वही एनर्जी जो है आके कंजर्व निकलेगी एटीपी के फॉर्म में। देख लो CH बॉन्ड PH बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी घूम रही है फ्री इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। कुल मिला के प्लांट ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के माध्यम से अपना पूरे के पूरे सेल का 24 घंटा के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट है उन सभी को फुलफिल कर लिया इस प्रोसेस से। क्या प्लांट ने इस पूरी प्रोसेस को चलाकर केवल एनर्जी पाया या अपना अंग भी लगाया? अरे बोलो, अरे बोलो। अंग भी लगाया। अंग भी लगाया क्योंकि सेल रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस। हर सेल ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़वाया एनर्जी पाने के लिए, लेकिन कुछ इंटरमीडिएट ने उससे अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर रखा ताकि हमारा ग्रोथ हो, हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। और फोटोसिंथेटिक सेल चूंकि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रही है फोटोसिंथेसिस से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होते चला गया। वो स्टोरेज ऑर्गेन उस प्लांट का लीफ हो सकता है, वो स्टोरेज ऑर्गेन उस प्लांट का स्टेम हो सकता है, वो स्टोरेज ऑर्गेन उस प्लांट का रूट हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, ग्रेन हो सकता है। आप साग खाते हो, घास खाते हो, आप गन्ना पीते हो, आप स्टेम खाते हो, आप किसी न किसी प्लांट का रूट भी खाते हो, आप फ्रूट खाते हो, आप गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, सीड खाते हो। ये सब के सब के सब के सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो प्लांट ने रेस्पिरेशन के बाद भी एम्फीबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अलग अलग प्लांट पार्ट्स में स्टोर किया था। आप वही तो खाते हो, मतलब प्लांट जो बचाते हैं आप वही तो खाते हो। छोटी जर्नी समाप्त हुई है, लेकिन ये जर्नी कभी समाप्त नहीं होगी क्योंकि ये वाटर फिर से वही कहानी करेगा। ये वाटर नहीं तो यहाँ पे वाटर फिर से आएगा। और ये छोटी यात्रा है प्लांट ही के अंदर इलेक्ट्रॉन की पानी से पानी तक की यात्रा। एक सिंगल प्लांट के अंदर भी बताया मैंने, एक सिंगल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर बताया है। अब इसको लेकर जाएंगे हम इकोसिस्टम लेवल पर। इस मीटिंग का हमारे पास 7 मिनट है। क्या ये छोटी यात्रा सबको समझ आ गई? यस और नो?
यस सर। किसी को कोई डाउट? सर। किसी को कोई डाउट? ये सर एक क्वेश्चन है हाँ क्या? सर, बाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो वाटर फॉर्म हुआ, हाँ वो डायरेक्ट सर वो क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है नहीं, मतलब कि या देखो फिर यार वापस ऐसा से नहीं है, वो रूट? सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है वो वाटर वहीं रहे, और अगर वाटर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अधिक हो रही है तो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है वहां पे, ठीक है। अदरवाइज पानी की कोई कमी नहीं होती क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि रूट लगातार एब्जॉर्प्शन कर रहा है, किसका? पानी का, और वह पानी लगातार वहां पहुंच रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, जितना पानी एब्जॉर्ब होता है ना फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन के दौरान, उसमें से केवल 2% पानी काम आती है फोटोसिंथेसिस में, 98% तो लॉस हो जाती है ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो जब 2% काम आती है तो पानी की कभी कमी थोड़ी पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट को नहीं पड़ेगी। तो पानी वहां ऑलरेडी पहुंच रहा है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि पानी यहाँ से वहां आ जाए। तो मेजोरिटी केस में तो जो पानी एब्जॉर्ब होकर आया वही कहानी चलाता रहेगा, ये कहानी। ओके, और कोई डाउट? नो सर। हाँ, अब हम नया मीटिंग क्रिएट करेंगे और इस कहानी को लेके जाएंगे बड़ी यात्रा की तरफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब तक नया मीटिंग क्रिएट नहीं होता, आपको मैं मैसेज नहीं करता हूँ ज्वाइन, तो तब तक आप नोट्स में आपको जस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके वहां तक पढ़ लीजिए जहां पर हेडिंग डाला होगा बड़ी यात्रा, इलेक्ट्रॉन की बड़ी यात्रा, उसके पहले तक पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नया मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है।